नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आज हमारे साथ फिर एक बार हैं हरिमोहन सर। हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय खबर पे चर्चा करेंगे, जो खबर इस समय पूरे दुनिया में सारे अखबार, सारे मीडिया में कवर की जा रही है। चूंकि भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो भारत में हो सकता है कि इस खबर को कम प्राथमिकता दी जाए, लेकिन ये खबर अपने आप में शॉकिंग है और पूरी दुनिया देख करके चकित है कि किस तरीके से चाइना और चाइना का राष्ट्रपति इस समय यूरोपीय दौरे पे है और यूरोप के देश किस तरह से स्वागत कर रहे हैं शी जिनपिंग का। अब सवाल यहाँ दो उत्पन्न होता है। पहला सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या यूरोप अमेरिका के चंगुल से या अमेरिका के प्रभाव से बाहर जा रहा है, या यूरोप के कुछ ही ऐसे देश हैं जो अमेरिका के प्रभाव से बाहर जाना चाहते हैं। यूरोप भी इस समय भारी मंदी की तरफ है। यूरोप में मंदी की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। तो क्या चाइना यूरोप की मदद करेगा इसमें, या ये कुछ नया जो भी डेवलपमेंट है इन नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो हरिमोहन सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हरिमोहन सर यूपीएससी की कोचिंग चलाते हैं, ज्योतिर्मय नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। तो हरिमोहन सर, मेरा पहला सवाल है कि ये हो क्या रहा है दुनिया में, खासकर चाइना और यूरोप की जो क्लोजनेस बढ़ रही है उसके ऊपर। जी सर। सर अगर इसे सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे फिर एक बार मौका दिया अपने प्रेस्टिजियस चैनल के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब टॉपिक ये है कि अमेरिका इस टाइम पर वर्ल्ड ऑर्डर अभी तक जो चल रहा था, इसे माने या ना माने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ऑर्डर चल रहा था वो ब्रिटेन और फ्रांस ओरिएंटेड था। बाद में ब्रिटेन और फ्रांस ओरिएंटेड ऑर्डर की जो लीड थी वो ले ली अमेरिका, और मेनली अमेरिका ने। उसमें भी अगर आप चार देश देखेंगे जिसमें परमानेंट फाइव बने थे, परमानेंट फाइव में से चार देश थे, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चाइना। चाइना में उस टाइम पर चियांग काई शेक की सरकार थी जो कि प्रो अमेरिका मानी जाती थी, यानी कैपिटलिस्ट थी। ये चारों के चारों जो हैं वो अमेरिकन ऑर्डर के फेवर वाले लोग थे, यानी जो अमेरिका कहेगा वही ये चारों के चारों, मतलब ये बाकी तीन करेंगे नहीं। पांच में से चार सीट मजबूरी में परमानेंट फाइव में एक सीट यूएसएसआर को देनी पड़ी, वरना वर्ल्ड ऑर्डर जो ये चाहते थे, पीस, वो नहीं मिल पाती और बैठे बिठाए उनको हिटलर के तुरंत बाद स्टालिन की फॉर्म में एक दुश्मन मिल जाता। उस दुश्मनी से बचने के लिए, इंटरनेशनल प्रेशर से बचने के लिए और अपने इस ऑर्डर को किसी तरीके से लेजिटिमाइज करने के लिए मजबूरी में सही इनको यूएसएसआर को स्टैब्लिश करना पड़ा, अपने मतलब उस P5 में मिलाना पड़ा। वो एक ऑर्डर, लेकिन यूएसएसआर कभी भी इकोनॉमिक पावर नहीं था, ये आपको और हमें समझना पड़ेगा। यूएसएसआर की कभी किसी कंपनी का नाम नहीं सुना होगा। यूएसएसआर सिर्फ दो चीजों में आज तक, बल्कि चलो ठीक है ज्यादा से ज्यादा तीन चीजों में हम लोग देखते हैं। पहला, वेपन इंडस्ट्री, जो कि 10% है टोटल एक्सपोर्ट का। दूसरा, थोड़ा बहुत सही वीट ग्रेन्स, यानी नेचुरल रिसोर्सेज में वीट्स और राई, खासकर वीट, गेहूं, जो दुनिया को एक लगभग 2 या 3% एक्सपोर्ट करता है अपने टोटल एक्सपोर्ट का। और बाकी सारे का सारा जो है उसका ऑयल एक्सपोर्ट होता था। इसके अलावा यूएसएसआर के पास कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, इसीलिए इकोनॉमिक सिस्टम इस दुनिया में जो चला और जो स्ट्रांग हुआ वो सिर्फ अमेरिका का था। यूएसएसआर का जब फॉल हुआ, तो यूएसएसआर के गिरने के बाद उस अमेरिकन जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका बचा। तो अमेरिका ने मजबूती के साथ हर कंट्री के अंदर अपना इकोनॉमिक सिस्टम स्टैब्लिश किया, अपने डॉलर्स पहुंचाए और डॉलर बेस्ड इकोनॉमी पूरी दुनिया को माननी पड़ी। अब प्रॉब्लम यह थी कि पूरी दुनिया के ऊपर जब इकोनॉमिकली कंट्रोल था तो अमेरिका का, तो अमेरिका के कंट्रोल के साथ साथ असलियत में इस कंट्रोल में फायदा, अमेरिका को एक कॉन्फिडेंस हो गया कि यार पैसा हमारे पास है, हम जहां चाहेंगे डॉलर फेंकेंगे और एंजॉय करेंगे। हम इतनी महंगी लेबर क्यों रखें अपनी कंट्री में? सस्ती लेबर ज्यादा मार्केट, सस्ती लेबर और ज्यादा मार्केट, ताकि कम पैसे देने वाली मार्केट्स को भी टारगेट किया जाए, जैसे इंडिया, चाइना। तो ये सारी सस्ती लेबर जो है वो चाइना देने के लिए तैयार हो गया और दनादन पैसा फूक दिया गया चाइना के अंदर। अमेरिका कॉन्फिडेंस में रहा कि अब चाइना उसका बी टीम बनेगा। चाइना उसका कभी बी टीम नहीं बना, बल्कि अमेरिका की जितनी भी
टेक्नोलॉजी थी उसे कॉपी किया, अपनी टेक्नोलॉजी खड़ी करी, एप्पल के सामने हुआवे को खड़ा किया, ZTC को खड़ा किया, ये अलीबाबा को खड़ा किया, अपने वाइडू वगैरह से लेकर अपने याहू, अपने गूगल, अपने फेसबुक, अपने इंस्टा, सब कुछ अपने बनाए और टू द पॉइंट कॉपी कर करके बनाए। यहां से दुनिया मतलब अमेरिका को एक इकन्नी नहीं निकाल के ले जाने दी। नतीजा क्या कि चाइना और अमेरिका इस लालच में बैठा रहा कि चाइना कभी तो रिफॉर्म करेगा, कभी हमारे जैसा बनेगा, कभी हमारे चंगुल में आएगा। चाइना कभी चंगुल में आया ही नहीं। आज समस्या ये है कि अच्छा, और सबसे बड़ी बात 2001 के बाद चाहे क्लिंटन थे, चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, चाहे बराक ओबामा थे, ये तीनों के तीनों, क्लिंटन पहले, ये सारे के सारे एडवोकेट करते थे, अपनी कंपनीज को बार बार कहते थे कि तुम अमेरिका में कर क्या रहे हो, सस्ता प्रोडक्शन करो, बड़ी मार्केट एस्टेब्लिश करो और चाइना जाओ। यानी ये तीन प्रेसिडेंट, सोचकर देखिए, ये तीन प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट ना होकर, बहुत सारा मीडिया तो इन्हें कहता है कि दीज वर चाइनीज एजेंट्स। अब आप अंदाजा सर लगाकर देख सकते हैं सर चाइनीज आपकी बात एजेंट का किसी पर रोकूंगा आरोप। एक सेकंड। एक 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 क्वेश्चन मेरे दिमाग में अराइज हो रहा है यहाँ पे। जैसे क्लिंटन हो गया, बराक ओबामा हो गया, बुश हो गया, ये तीनों के टेन्योर में बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां, बड़ी अमेरिकी कंपनियां चाइनीज मार्केट में गई क्योंकि उनको सस्ती लेबर चाहिए थी। और सस्ती लेबर जब होगी तो एक फायदा उससे होगा कि प्रोडक्ट सस्ता होगा, प्रोडक्ट सस्ता होगा तो लो परचेजिंग पावर वाली कंट्रीज में उस प्रोडक्ट को ड्रॉप किया जा सकता है। ये तो एक उनका मेन फोकस था ये अमेरिकन का। लेकिन सर इसी टेन्योर में एक चीज और याद करने वाली है, 2004 से 2014 के बीच में इंडिया के अंदर भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स का और अमेरिकन कंपनियों का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया था। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, चूंकि आपने कही इस बात को, तो भारत में छोटा सा ऑफिस खुलता था, भारत में दिखाया जाता था इनका मैन्युफैक्चरिंग है, पूरा लोगो वोगो सब कुछ बन करके चाइना जाता था और वहां से पूरा ठप्पा लगता था। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे मेरा की फैक्ट है, मुझे की फैक्ट के नाम से कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो मैंने की फैक्ट का लोगो चाइना भेज दिया, की फैक्ट का लोगो उस पर बन गया, सब कुछ सारी चीजें, इवन तक कि मेड इन इंडिया भी लिख दिया जाएगा नीचे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वहां से बनकर के प्रोडक्ट आता था और इंडियन मार्केट में ड्रॉप होता था। तो 2004 से 2014 के बीच में इंडिया में भी जो इंडस्ट्री थी वो बड़े पैमाने पे बंद हुई। उसके दो कारण थे, एक तो हम उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिक नहीं पाए, चाइना ने जितना सस्ता प्रोडक्ट बना करके दिया। और आप सोचिए छोटी छोटी चीजें, टॉय हो गया, दीपावली के झालर हो गए, दीपक हो गए, इतनी सब सारी चीजें बन करके आने लगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कमी आई। तो एकदम अगर दोनों बातों को रिलेट किया जाए, क्योंकि दोनों का फिनोमिनल जो बिजनेस का एक दायरा है वो अलग है, भारत का अमेरिका का, तो ये इंडिया के संदर्भ में भी आप इसको कह सकते हैं, मेरे कहने का ही मतलब है। जी सर, कंटिन्यू करें। इंडिया के संदर्भ में ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट उस टाइम पर लगभग विजनरी नहीं थी। आज का हम जो हमारी टेस्ला की टसल है, टेस्ला को घुसने नहीं दे रहे, चाहे वो कितनी मर्जी ताकत लगा ले। और उस टाइम पर चम्मच बनाने तक वाली कंपनियां जो है वो चाइना से आ गई थी। उसके पीछे की लड़ाई यही है, टिकटॉक बैन, ये बैन, वो बैन। आप ये देखिए, अगर आप लिस्ट उठाकर देखेंगे, लगभग छोटी बड़ी 500 से ज़्यादा चाइनीज़ कंपनियां बैन कर रखी हैं और ओप्पो वीवो तक की गर्दन दबा रखी है कि तुम लोगों की अभी बताते हैं हम तुम्हें, तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए। तो दोनों गवर्नमेंट्स का एक अलग है, लेकिन मैं अगर इस पर डिस्कस करने लग गया तो टॉपिक डेविएट हो जाएगा। इस जी जी वजह से जी मैं जी थोड़ा सा इसको अवॉइड कर रहा था। किसी दिन इस पे आराम से जी जी सेशन रखेंगे, 2004 से 14 जियो पॉलिटिक्स में हमारी सरकार कहाँ फेल थी, और फिर डिस्कशन करेंगे कि किस वजह से आज हम एक पर्टिकुलर आज की सरकार को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। अब यहाँ मामला ये है कि साहब, यहाँ चाइना ग्रो करता चला गया। चाइना ने कंपनियों की, अमेरिका ने सोचा वो रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन चाइना ने क्या किया, इनकी कॉपी इतनी तगड़ी करी और उस कॉपी करने के अंदर इतनी परफेक्शन हासिल करी, टेक्नोलॉजी और से लेकर मैनेजमेंट सब कुछ सीखा, और इनको मतलब सारी कंपनियों के जो भी प्रोडक्ट्स थे सब खुद बनाने लग गए। अमेरिका की कंपनियां इतना तेज रिसर्च डेवलपमेंट कर ही नहीं पाई, बल्कि चाइना उसमें बाजी मार गया। आज चाइना 6G के अंदर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जबकि अमेरिका जो है तो अभी पूरे तरीके से 5G पे काम नहीं कर पाया। उसके पीछे के रीजंस ये हैं, और पैसा चाइना के पास, और रिसर्च डेवलपमेंट में अंधा पैसा चाहिए होता है जो चाइना के पास इकट्ठा हो गया। ट्रंप ने आके इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाया और वो कहने लगा, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन।
और सारा हमारे पैसे से सारे अमीर हुए हैं, हम दोबारा अपने पैसे को वापस लाएंगे और हम अमीर बनेंगे। यहां से चाइना अमेरिका की टसल शुरू और रीअलाइनमेंट शुरू हुई। ट्रंप ने एक काम किया, अमेरिका ने जितना भी चौधरी बनने के नाम पर अपने सर पे बोझ उठा रखा था, जिसमें यूरोप की रक्षा के नाम पर हो गया, सऊदी अरेबिया की रक्षा के नाम पर हो गया, और जहां जहां अमेरिकन फोर्सेस रह रही थी और उनका अंधाधुंध खर्चा हो रहा था, ट्रंप ने सब में कटिंग करनी शुरू करी और इन सब की गर्दन दबा के ये कहना शुरू किया कि मैं अकेला तुम्हारा बोझ नहीं उठाऊंगा, तुम्हें भी अपने पैसे देने पड़ेंगे। रक्षा बजट, नाटो का वो क्या नाम है, लॉ है कि आपको अपने टोटल जीडीपी का या टोटल बजट का 2% रक्षा पे खर्च करना पड़ेगा। इनमें से किसी ने 1%, किसी ने आधा परसेंट, किसी ने 0.75, इस तरीके से कर रखा है। मैक्सिमम ने एक आधा ये है जो 1.5 से ऊपर क्रॉस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की एक आधा मतलब सबने क्या किया, अपने आप को अमेरिका के ऊपर लाद दिया। ट्रंप ने इन सबको उतार के फेंकना शुरू किया। यहां से चाइना को मौका मिल गया और ज्यादा तेजी से यूरोप के अंदर एंटर करने का। जब ये सब हुआ तो उस दौरान हमें याद है कोरोना आया था। कोरोना ने एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को बुरी तरह बर्बाद किया, चाहे वो चाइना का बीआरआई हुआ जिसमें चाइना दुनिया के देशों पर कब्जा करना चाहता था और दुनिया रीशफल हुई। ये एक डबल एज्ड ब्लेड, दो धारी तलवार थी जो सामने वाले को शायद मारे या ना मारे, अपने को भी घायल करती है। और यही एक कारण था कि पूरी दुनिया में जितनी भी इकोनॉमीज थी सब पे बुरा असर पड़ा। सबसे ज्यादा बुरा असर अमेरिका, यूरोप और चाइना तीनों पर पड़ा। अमेरिका और यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ी, चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। इंडिया इन दोनों से बच निकलने में कामयाब हुआ क्योंकि इंडिया ने बहुत पहले से इस चीज की शायद तैयारी शुरू कर रखी थी। खैर कोई बात नहीं। अब हुआ क्या मामला, यहां पर ये लड़ाई जब शुरू हुई तो ट्रंप जब गया ना, तो उस टाइम पर इस लड़ाई को एक ऐसे एंड पर ले जाके खड़ा कर गया जहां से वापस आ पाना बड़ा मुश्किल था। बाइडन के पास इस ट्रैक पर आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, यानी चाइना को घेरना था, लेकिन खतरा था चाइना के सामने रशिया के खड़े होने का। इसीलिए यूक्रेन वॉर शुरू की गई। यूक्रेन वॉर शुरू होते ही सोचा रशिया कमजोर होगा। रशिया ने तो अपने नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू अपने आप को दोबारा खड़ा कर लिया, वार इकोनॉमी डेवलप कर ली। लेकिन यूरोप जो अपने पैसे उठा उठा के यूक्रेन भेज रहा था, अपने रिसोर्सेज के अंदर से पैसे बचा के यूक्रेन भेज रहा था, या अपने जो सेव्ड मनी थी वो उठा के यूक्रेन भेज रहा था, उसकी हो गई हालत खराब। एक तरफ यूक्रेन वॉर की तरफ से की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, एक तरफ ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इनको रिफ्यूजी क्राइसिस अरब स्प्रिंग की वजह से हो रहा है। तीसरी तरफ क्योंकि अफगान वॉर, इराक वॉर, लीबिया के अंदर वॉर, सारे वॉर्स की वजह से रिफ्यूजी क्राइसिस। अभी तक तो उन रिफ्यूजियों को बहुत पैसे मिल रहे थे, बहुत सपोर्ट मिल रहा था, वो खत्म हो गया। तो सोचकर देखिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हुआ, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सोशल क्राइसिस खड़ा। इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस की वजह से जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, आज के दिन उसको झेल पाना बड़ा मुश्किल काम है। हर जगह पे रेडिकल फोर्सेस, जिन्हें सो कॉल्ड रेडिकल कहा जाता है या नेशनलिस्ट कहा जाता है, वो सारी फोर्सेस खड़ी हुई हैं और इन लिबरल्स को लात मार के भगा रहे हैं कि तुम्हारे चक्कर में हम बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ एक खेल और हो गया। जब चाइना को घेरने का काम शुरू हुआ तो असलियत में क्वाड बनाने की कोशिश की गई थी। यहां से खेल दूसरा है। एक तरफ वो इकोनॉमिक क्राइसिस में क्वाड जब बनाया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इसमें इंडिया को दबाव डाला कि तुम भी क्वाड को मिलिट्री अलायंस बनाओ। इंडिया कहता भाड़ में जाओ, मैं मिलिट्री अलायंस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मिलिट्री अलायंस बनाने का मतलब है रशिया नाराज हो जाएगा। वो कहानी फिर कभी है, लेकिन इतना पक्का है, इंडिया क्वाड में शामिल नहीं हुआ। लेकिन इस क्वाड की कमजोर कड़ी सबसे ज्यादा थी, वो थी ऑस्ट्रेलिया। वो जो ऑस्ट्रेलिया था ना, उसके पास ना तो न्यूक्लियर वेपन्स, ना ही न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स, ना ढंग के हथियार, ना और कुछ। कहने को गोरों का देश है, लेकिन एक गरीब देश है। जगह है, खेती बाड़ी ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अमेरिका के फेवर में है, और क्योंकि गोरे हैं इस वजह से वो अपने आप को ये प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ हम अमीर हैं। जो भी है वो सारे गोरे एक जैसे मान लिए जाते थे, सारे अंग्रेज एक जैसे मान लिए जाते थे। अब हुआ ये, एक डील हुई थी। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया से डील कर रखी थी कि आपकी 8 डीजल प्रोपेल्ड सबमरीन मैं बनाऊंगा। अमेरिका कहता है नहीं, ये डीजल प्रोपेल्ड सबमरीन फ्रांस नहीं बनाएगा, ये यूके बनाएगा। और यहीं से ऑकस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना।
पहली बार अमेरिका के रीअलाइनमेंट के चक्कर में फ्रांस नाराज हुआ और फ्रांस के इसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था स्टैब्ड इन बैक, ऐसे लगा है मेरे फ्रेंड ने ही मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये यूरोप के अलग होने का पहला तरीका था। एक तरफ रशिया से लड़ाई की वजह से वहां इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, तेल गैस महंगे हो रखे, और मजे की बात वही तेल खरीद रहा है यूरोप। तेल कोई नया नहीं खरीद रहा, वही खरीद रहा है, लेकिन किसके थ्रू? इंडिया के थ्रू। रशिया वाला ही खरीद रहा है, इंडिया के थ्रू खरीद रहा है। अब वो महंगा खरीद रहा है और इंडिया पैसे बना रहा है। अब यही तो कलेश चल रहा है वहां पे। फ्रांस यहां से नाराज होकर चाइना के धीरे धीरे साथ खड़ा होना शुरू कर गया और चाइना की तरफ बढ़ना शुरू किया। यहां पर चाइना को भी एक विंडो मिल गई कि जिस यूरोप के ऊपर अमेरिका का एक डोमिनेंस था नाटो के नाम पर और हर जगह पे, यहां पर चाइना घुस सके। उसके बाद अफ्रीका के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट फ्रांस और चाइना ने साथ करने शुरू करे। उसके बाद इमैनुअल मैक्रो भी पिछले साल चाइना गया था। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की पकड़ यूरोप के ऊपर दो वजह से ढीली हुई। एक, यूक्रेन वॉर की वजह से वो सारे परेशान हैं। दूसरा, चाइना को घेरने के चक्कर में वो नाटो के बहुत सारे दोस्तों में आपस में भिड़ गया और उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करें, या फिर यूं कहें कि कहीं ना कहीं नाराज कर बैठा। अच्छा, फ्रांस को दबाने के लिए, इमैनुअल मैक्रा को दबाने के लिए, आप माने या ना माने, अमेरिका 2 बार उसकी सड़कों को प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। 2 क्यों बल्कि 4 बार। कभी येलो शर्ट मूवमेंट खड़ा हो जाता है, कभी नोएल के चक्कर में मूवमेंट खड़ा हो जाता है, कभी कुछ किसी वजह से रोज हर दूसरे चौथे दिन पेरिस की सड़कें जलती हुई नजर आ रही थी। यहां से अमेरिका का जब हाथ मिला तो अब इमैनुअल मैक्रो कहता बेटा अब नहीं बख्शूंगा। ये असली खेल है कि एक तरफ यूरोप जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए उसे पैसा चाहिए। चाइना कह रहा है मेरे पास है, हालांकि चाइना के पास है नहीं, फ्रेंकली बता रहा हूं, चाइना के पास पैसा नहीं है, ये यूरोपियंस भी जानते हैं। और रशिया के पास पैसा है, ये भी यूरोपियंस जानते हैं। और अमेरिका यूरोपियंस को बर्बाद करने में तुला हुआ, या यूं कहें कंट्रोल करने के चक्कर के अंदर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। इसके अलावा मतलब ये भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है एक चेक एंड बैलेंस के मामले में अभी तक। इसीलिए अभी इमैनुअल मैक्रों ने थोड़े दिन पहले कहा था यूरोप कुड डाई। शी जिनपिंग के जाने से पहले उसका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था कि यूरोप मर सकता है। उसके पीछे का रीजन ही है क्योंकि यूरोप असलियत में ओवर डिपेंडेंट चाइना अमेरिका के ऊपर इतना है कि अमेरिका उसे अब पैसे दे नहीं रहा और यूरोप जो है वो घुटन महसूस कर रहा है। और यही कारण है कि चाइना जो है जैसे ही वो पहुंच रहा है उसका स्वागत जो है वो फूलों के ऊपर और रेड कारपेट और सब चीजों के ऊपर किया जा रहा है और ऐसा लगाया जा रहा है कि जैसे बहुत जबरदस्त विजिट है। चाइना इसमें सिर्फ अपनी एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है और कुछ नहीं। यहां अमेरिका डिक्लाइनिंग फॉर्म में है, अमेरिका कमजोर हो रहा है, चाइना अभी भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ लेकर बैठा हुआ है। हालांकि दोनों ब्लीड कर रहे हैं इकोनॉमी के मामले में। चाइना भी लहूलुहान है, उसकी बड़ी से बड़ी कंपनियां एवरग्रांडे से लेकर वांदा वगैरह तक सारी डूब रही हैं। अमेरिकन कंपनीज जो हैं उनकी भी हालत खराब है। अच्छा, मजे की बात, अमेरिका की गवर्नमेंट की हालत खराब है, चाइना की कंपनीज की हालत खराब है। अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा है। चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनका सारा कंपनीज का पैसा डूब गया, बैंक कोलैप्स कर रहे हैं, रियल एस्टेट डूब गया, पैसा कंपनियों के पास नहीं है। ब्लीड दोनों कर रही हैं, स्टॉक मार्केट दोनों की क्रैश कर रही हैं और आपस में फिर भी अब ये सस्टेन करने के लिए। अच्छा, प्रॉब्लम ये है शी जिनपिंग का 2023 में इलेक्शन हो चुका है, इसलिए उसे टेंशन नहीं है। अमेरिका में अभी इलेक्शन है, अक्टूबर से वो नोटिफिकेशन आ जाएगा और इलेक्शन वगैरह चालू हो जाएंगे। तो वो अमेरिका को अब ये सबक सिखाने के चक्कर में, और अमेरिका ऐसा फंसा हुआ है कि ना तो वो वॉर रोक सकता, क्योंकि अगर वो वॉर से बाहर निकल गया तो इजराइल मर जाएगा, अगर इजराइल वॉर के अंदर रहा तो कहीं ना कहीं इलेक्शन हार जाएगा, यूक्रेन से पीछे हट गया तो रशिया फिर अब सीधा पूरे यूरोप में घुस जाएगा, और अगर यूरोप में खड़ा रहा तो अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। अमेरिका एक ट्रैप में है और तगड़े वाले ट्रैप में है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करे। और यार समझ में आ रहा लेकिन इलेक्शन आ गए हैं और ट्रंप आ गया तो अच्छा। चाइना की एक और खास बात है, चाइना चाहता है ट्रंप ना आए, वो बाइडेन को ही बनाए रखना चाहता है, लेकिन अपने हिसाब से। कहते हैं ना, नेता तो बनने दूंगा लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी तुझे। बाइडेन को बनाना तो चाहता है लेकिन अपने हिसाब से। लेकिन बाइडेन के सामने ऑप्शंस ये हैं, मतलब ऑप्शंस बहुत कम है
और ट्रंप आ गया तो ट्रंप तो एक बैल टाइप में नहीं, तो तूफान मचाते हुए घुस जाएगा। वो वाली सिचुएशन ट्रंप को यहां पर नजर आ रही है, ट्रंप की नजर आ रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इतना पक्का है सिचुएशंस काफी ज्यादा क्रिटिकल हैं यहां पर। और अमेरिका के पास बहुत, बाइडेन के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं, अमेरिका के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं, अपना घर संभाले या दुनिया संभाले। जी अविनाश जी। अच्छा सर, एक सवाल और है। जैसे कि 2024 का जो साल है वो लगभग पूरे दुनिया भर में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, सब में मिला करके लगभग 60 to 65% देशों में चुनाव होना है। जैसे रसिया में देखिए चुनाव हो गया है और वहां पे पुतिन दोबारा से राष्ट्रपति बन गए। भारत में चुनाव है, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के चांसेस 100% हैं। अब ये जो सरकार बनाने बिगाड़ने वाला जो खेल होता है, चाहे वो अमेरिकन करते हैं या चाहे यूरोपियंस उसमें इन्फ्लुएंस होता है, चाहे उसके साथ साथ चाइनीज इन्फ्लुएंस होता है। हमेशा ये आरोप लगता है कि अमेरिका में जब चुनाव होता है तो रसिया ने इन्फ्लुएंस किया कि चाइना ने इन्फ्लुएंस किया, ये सब सारी चीजें होती रहती हैं। प्रोटेस्ट भी हो रहा है, उसको हम लोगों ने एक अलग वीडियो में कवर किया ही है। यूरोप में भी बहुत प्रोटेस्ट हुए बीच में क्राइसिस को लेकर के, जिस तरीके से यूके में बार बार सरकारें बदलती रही, ये बनेगा आज प्रधानमंत्री तो दूसरा वाला बनेगा, आया गया, दुनिया भर की चीजें होती रही। जर्मनी में भी बीच में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। और जो एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है पिछले, जब से ये वार चल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट पाइपलाइन हुआ करती थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रसिया से यूरोपियन नॉर्ड कंट्रीज के बीच स्ट्रीम वो होती थी। पाइपलाइन, हाँ वो पाइपलाइंस ब्लॉक हो गई। अब यहाँ पे एक और देश बचता है, देश क्या कह सकते हैं, वो पूरा कॉन्टिनेंट ही बचता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अफ्रीकन एसोसिएशन के जो एक डेलीगेट्स हैं वो गए थे, वो यूक्रेन भी गए थे और उसी समय वो रसिया भी गए थे। तो यूक्रेन में जब तक रहे तो उनको चाय पानी पिलाया गया, खिलाया गया और ठीक ठाक बातें हुई। जैसे वहां से निकला तो उसके बाद यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है उसने उल्टा सीधा अपना बोला, फिर वो लोग चले गए रसिया। रसिया से वो लोग बात करके आए, क्योंकि फूड क्राइसिस में, चूंकि यूक्रेन भी बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं देता है, रसिया भी देता है, तो वो उनके यहाँ एक एक बड़ी क्राइसिस थी। एक तो इधर वाला पूरा बेल्ट, और एक जो ये वाला ईरान वाला और इजराइल वाला सारी चीजें चल रही, क्या इनमें भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है, या अमेरिका और चाइना की ट्रैप और लड़ाई के बीच में ये पूरा दो रीजन फंसे हुए हैं, अफ्रीका वाला और ये वाला? कैसे देखते देखिए हैं? अफ्रीका के ऊपर तो अब चाइना का बहुत तगड़ा इकोनॉमिक कंट्रोल है, इवन तंजानिया से लेकर केन्या जैसी कंट्रीज के ऊपर हो गया, साउथ अफ्रीका के ऊपर हो गया। इकोनॉमिक कंट्रोल बहुत जबरदस्त है, पॉलिटिकल कंट्रोल अभी उस लेवल पर नहीं था। लेकिन अगर आप देखोगे तो नाइजर, माली और बुर्किना फासो, इनके अंदर पिछले कुछ टाइम के अंदर जो कू डिटेक्ट हुए हैं, वहां आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई है। और फ्रांस को वहां से इकोवास की फॉर्म में बाहर निकलना पड़ा है, सरेंडर करना पड़ा है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस वहां है, लेकिन इतना नहीं है जितना अमेरिका का था। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ईरान वगैरह वाले इलाके में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है। वो चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करने की सिचुएशन में नहीं है, ये रियलिटी है। अभी है तो जरूर, लेकिन मेंटेन करने की सिचुएशन में नहीं है। कोशिश कर रहा है, वो क्लेम कर रहा है उस पोजीशन को, यानी अमेरिका पीछे हट रहा है, चाइना आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या चाइना ने अमेरिका को पूरे तरीके से रिप्लेस कर दिया? नहीं। क्या अमेरिका इस इलाके से गायब हो गया? नहीं। हम इस सिचुएशन में हैं जैसे दो पहलवान हैं, एक पहलवान जो ज्यादा ताकतवर हो गया वो पीछे हटा रहा है दूसरे को, दूसरे के पैर अभी भी जमे हुए और वो धीरे 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 पीछे हट रहा है। ऐसा नहीं है एक ही बार में हट गया। ये सिचुएशन अभी चल रही है जैसे हमास और एक फतह नाम की दो ऑर्गेनाइजेशंस थी फैलेस्टीनियन, उनका सीक्रेट डील चाइना ने करवा दी। यानी पहली बार पैलेस्टीनियंस की दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो यूनिट की फॉर्म में काम करेंगे, यानी वेस्ट और गाजा दोनों, वेस्ट बैंक और गाजा। इसी तरीके से ईरान और सऊदी अरेबिया की डील के अंदर भी चाइना का हाथ था। चाइना तो का? अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे वो कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ईरान में भी अमेरिका का बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है, और सऊदी अरेबिया के अंदर भी अमेरिका का, अमेरिकन आर्मी खड़ी हुई है और पूरा का पूरा एयरफोर्स से लेकर सब चीजें खड़ी हुई है। और तीसरी बात, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के पास एक और
प्रॉक्सी वॉर ग्रुप हमेशा मौजूद रहता है, और वो है ISKP। जहां जहां पर अमेरिका के इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस मतलब कमजोर पड़ेंगे, वहां वहां पर ISKP अपना रोल प्ले ऐसा करेगा कि पूरे के पूरे सिनारियो के अंदर एंट्री करके वो सिचुएशन को अपने अमेरिका के फेवर में ला देगा। तो कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी सिचुएशंस, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन इतना पक्का है कि अमेरिका इतनी जल्दी पोजीशन छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहां ट्रेड, ऑयल, गैस दोनों की दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां अगर अमेरिका कमजोर पड़ जाता है तो पूरा यूरोप और अमेरिका, इन दोनों की गर्दन इस्लामिक और चाइना दोनों के कॉम्बिनेशन के पास होंगी, जो इंडिया के लिए भी बहुत बुरा होगा। जी। अब सर फ्रांस, सर्बिया, हंगरी ये सब का दौरा करके सी जिनपिंग लौटे तो फिर उसके बाद देखा जाए कि चाइना के हाथ क्या यूरोप से लगता है या यूरोपियंस क्या चाइना से गेन करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इस सिचुएशंस में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोबारा आना बहुत ही मस्ट है, क्योंकि भारत में भी जो कुछ चल रहा है, जैसे जैसी चीजें दिख रही हैं, जिस तरीके से मोदी को हटाने की बातें चल रही हैं, हमारे देश के वेल्थ क्रिएटर्स को टारगेट करने की बातें चल रही हैं और भी बहुत सारी, उससे भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो दुनिया के दो चौधरी हैं इस समय, चाइना और अमेरिका, वो वहां से किसी न किसी फॉर्म में उसको कंट्रोल्ड जरूर कर रहे हैं। और चूंकि नरेंद्र मोदी उनके बीच में एक बड़ी दीवार बन करके खड़े हैं, तो उनको हटाने की कोशिश की जा रही है तमाम तरीके की, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे इस तरीके की बातें, बहुत सारे मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, या आरक्षण बढ़ा दो, या ऐसे कर दो, वैसे कर दो, दुनिया भर की चीजें। तो देखते हैं सर क्या होता है। सी जिनपिंग को लौट करके आने दीजिए, फिर उसके बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया और अमेरिकी चुनाव में क्या इन्फ्लुएंस होता है उसको भी कवर करेंगे। एक बार डिटेल्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स को, कि वहां पे क्योंकि मल्टीपल देश हैं और बड़े अजीबो गरीब चीजें हैं, उनके पास खनिज तो है लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उस पर एक बार डिस्कस करेंगे। आप जुड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।